वंश अपनी मां के अतीत और अपने पिता के पिशाच होने के सच को लेकर गहरी सोच में डूब गया था। मुंबई के शहर में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ लड़का, जिसके लिए डर और पिशाच के किस्से सिर्फ कहानियों का हिस्सा थे, अब एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा था जो किसी बुरे सपने जैसी लगती थी। लेकिन भैरवगढ़ के जंगल में हुई रहस्यमय मौत उसके हर शंका को एक मजबूत आधार दे रही थी। उसका दिमाग एक सवाल के चक्रव्यूह में उलझ गया था। क्या मेरे आने के बाद ही यह मौत का सिलसिला बढ़ा? क्या मेरे पिता सच में वापस आ गए हैं, या मैं खुद उस श्राप का हिस्सा बन चुका हूँ? नहीं, वंश अपने ही ख्यालों से मुकर रहा था। सुबह की पहली रोशनी के साथ सुमित्रा देवी ने वंश के कमरे के बाहर एक अजीब सी चीज देखी, जंगल की लाल मिट्टी, जो उन्हें एक ही पल में असामान्य लगी। उनके दिमाग में ख्याल आना शुरू हो गए। कल रात तो हम सब हवेली में थे, फिर ये मिट्टी यहाँ कैसे? उनके दिल में एक भयानक विचार ने जन्म लिया, कहीं वंश सच में तो नहीं। लेकिन अपने मन के डर को दबाकर उन्होंने वंश से सीधा सवाल किया, क्या तुम कल रात जंगल गए थे? वंश ने एक पल के लिए रुककर सुमित्रा की आंखों में देखा और कहा, नहीं माँ, मैं कहीं नहीं गया। उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन सुमित्रा को जैसे उसके शब्दों में एक अधूरा सच छुपा नजर आया। तभी एक गांव वाला हवेली के दरवाजे पर हाफता हुआ पहुंचा और चिल्लाकर बोला, रानी साहिबा, जंगल में एक और लाश मिली है। इस बार भी उसकी हालत पहचान के बाहर है। ये सुनते ही सुमित्रा देवी के रोंगटे खड़े हो गए। जंगल की लाल मिट्टी, वंश के कमरे के पास और जंगल में एक और लाश, ये सब उन्हें एक भयानक तस्वीर की तरह नजर आने लगा। वंश ने अपनी माँ की तरफ देखा, जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो, पर कुछ बोला नहीं। और तभी दोनों, वंश और सुमित्रा, जंगल की तरफ चल पड़े, उन राजों की तलाश में जो शायद उनके जीवन हमेशा के लिए बदल देने वाला था। वंश और सुमित्रा देवी जंगल के उस ठिकाने पर पहुंचे जहां लाश मिली थी, एक वीरान और संकुचित गुफा के बिल्कुल पास। हवा में अब भी मौत की एक सर्द महक थी, जो समय के साथ और भयानक होती जा रही थी। गांव वाले जो जंगल के कोने से उन्हें देखने आए थे, अब और भी गुस्से और डर में लिपटे हुए थे। तभी सुमित्रा देवी की नज़र एक चीज़ पर पड़ी। लाश के एक कोने पर एक चमकती हुई सोने की चेन थी, जो ज़मीन पर गिरी थी। उन्होंने बेचैनी के साथ उस चैन को उठाया। चैन के लॉकेट को उल्टा करते ही उनकी सांसें रुक गई। ये चेन वंश की थी और लॉकेट के अंदर वंश और सुमित्रा देवी की फोटो थी। गांव वाले जो पहले ही शंका के घेरे में थे, अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। एक गांव वाले ने गरजते हुए कहा, महारानी साहिबा, ये चेन वंश की है, इसका मतलब साफ है, आपका बेटा पिशाच है। उसने ही इस इंसान को मारा है। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। वंश, जो अब तक खामोश था, गुस्से और बेचैनी में बोल पड़ा, नहीं, मैं पिशाच नहीं हूँ, ये चेन मेरी ही है, लॉकेट भी मेरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी को मारा। हो सकता है जब मैं परसों यहाँ आया था तब चेन गिर गई हो। गांव वाले उनकी बात सुनकर और भी भावनाओं में बह गए। परसों? जब से तुम आए हो तब से मौत का सिलसिला बढ़ गया है, एक औरत चिल्लाई। हर दूसरे दिन एक लाश मिल रही है, मतलब साफ है तुम श्रापित हो, तुम भी पिशाच हो। तुम्हारे अंदर वही पिशाच है जो कभी तमस के रूप में था। वंश का गुस्सा अब धीरे धीरे शंका में बदलने लगा। उसने उल्टा जवाब दिया, मैं पहली बार भैरवगढ़ आया हूँ, पर यह मौत का सिलसिला तो पहले से चल रहा है ना? जब मैं यहाँ नहीं था तब क्या मौत नहीं हो रही थी? एक बूढ़ी औरत जो अब तक खामोश थी, धीमी लेकिन भयानक आवाज में बोली, हाँ, पहले भी मौत होती थी, लेकिन वो मौत हर महीने या 2 महीने में होती थी और जंगल के जानवरों के कारण। लेकिन अब ये मौत हर 1 या 2 दिन में हो रही है। तुम्हारे आने के साथ ही इसे बढ़ावा मिला है। सुमित्रा देवी का दिल तेज धड़क रहा था। ये चैन यहाँ कैसे आई? क्या वंश रात को जंगल गया था और उसे याद नहीं? उनका मन शंका और दुख के भावों से भर गया था। वंश की तरफ देखते हुए उन्होंने बस एक ही सवाल पूछा, क्या ये श्राप सच में मेरा बेटा लेकर चल रहा है? तभी गुफा के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे हवा किसी पुराने दरवाजे के छिद्रों में से निकल रही हो। सभी का ध्यान गुफा की तरफ चला गया। जंगल एक बार फिर भयानक सन्नाटे में डूब गया, लेकिन गुफा से निकलती वो महक और आवाज हर किसी के दिल में एक ही सवाल छोड़ गई, पिशाच सच में वापस आया है या ये सब एक धोखा है? आवाज सुनते ही गांव वाले जंगल से भाग गए और वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा वंश को अपने साथ लेकर महल पहुंच गई। सुमित्रा देवी ने कहा, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। वंश ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया और सुमित्रा देवी ने सारे कीमती चीज़ों की पैकिंग स्टार्ट कर दी। पर जब सुमित्रा देवी पैकिंग करते करते अपनी कीमती चीज़ें इकट्ठा कर रही थी,
तभी उनका हाथ कट गया और उनका खून बहने लगा। उन्होंने दर्द भरी आवाज़ में कहा। वंश ने उनका हाथ देखकर बेचैनी से बोला, माँ संभल कर, छोटी सी चीज़ थी लेकिन देखो कितना गहरा घाव हो गया। सुमित्रा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, छोटा सा घाव है, अभी थोड़ी देर में जलन कम हो जाएगी, बस पैकिंग जल्दी ख़त्म करनी है। उनके चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी थी जो वंश ने महसूस की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। सुमित्रा देवी सोने के जेवरात, सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन सब कुछ अपने साथ पैक कर लिया, मान लो जैसे अब वो शायद इस महल में कभी लौटने ही ना वाली हों। रात का सन्नाटा अब गहरा रहा था। सुमित्रा ने वंश के करीब आकर कहा, हम कल सुबह ये जगह छोड़ देंगे, इस श्रापित महल और जंगल से दूर निकल जाएंगे, तेरे लिए ये जगह ठीक नहीं है। वंश ने सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब चल रहा था, जैसे सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। रात के सन्नाटे में वंश ने एक आवाज़ सुनी, धीरे धीरे दरवाज़ा खुलने की। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि सुमित्रा देवी चुपके से अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। वंश ने धीरे से पुकारा, माँ, लेकिन सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक ही मशाल उठाई और दरवाजे के बाहर चली गई। वंश के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। माँ आधी रात को कहाँ जा रही है? उसने बिना आवाज़ करे उनका पीछा करने का फैसला कर लिया। सुमित्रा महल के बरामदे से निकलकर जंगल के रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके कदमों की तेज़ रफ्तार और मशाल की रोशनी एक अजीब सी कहानी सुना रही थी। जंगल की तरफ बढ़ते हुए वंश का दिल तेज़ धड़क रहा था। माँ को क्या हो गया है? कल तो ये कह रही थी कि हमें यहाँ से निकलना है और अब वो खुद जंगल की तरफ जा रही हैं। हर कदम के साथ रात और गहरी होती गई और जंगल का अंधेरा अब उनका इंतज़ार कर रहा था। वंश जंगल के अंधेरे में अपनी माँ सुमित्रा देवी का पीछा करते करते आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल तेज़ धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना भयानक सच उनका इंतज़ार कर रहा हो। तभी 2 गांव वाले उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनका चेहरा डर और गुस्से से भरा था। उनमें से एक बोला, देखो ये पिशाच फिर किसी का शिकार करने निकला है। वंश ने उनकी बात सुनकर गुस्से में जवाब दिया, मैं पिशाच नहीं हूँ, मैं किसी का शिकार करने नहीं, अपनी माँ को ढूंढने आया हूँ। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। वंश उनसे बहस कर ही रहा था, तभी एक तेज चीख जंगल के गहरे अंधेरे को चीरती हुई उन तक पहुंची। तभी एक गांव वाला बोला, लगता है पिशाच ने किसी और का शिकार कर दिया। वंश ने उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर ये चीख की आवाज़ आई है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी वजह से नहीं हो सकती। गांव वाले एक पल के लिए चुप हो गए, जैसे वंश की बात उन्हें सही लग रही हो। फिर मशाल लिए हुए गांव वाले जंगल की ओर बढ़ने लगे। वंश भी उनके साथ गया, लेकिन उसका मन अब भी सुमित्रा देवी के बारे में चिंता से भरा था। कहीं वो पिशाच का शिकार तो नहीं बन गई? कहीं अब मेरी माँ की बारी तो नहीं? वंश के दिमाग में एक के बाद एक डरावने ख्याल घूमने लगे। जब सभी गुफा के पास पहुंचे तो एक और लाश वहां पड़ी थी। गांव वाले एकदम घबरा गए और उन्हें कहा, ये पिशाच इसी गुफा से बाहर निकलता है। लेकिन वंश का दिमाग अब भी सिर्फ एक ही चीज़ पर था, सुमित्रा देवी, उसकी माँ। उसके मन में एक भयानक सोच घूम रही थी, कहीं उन्हें पिशाच ने उठा तो नहीं लिया? कहीं अब वो भी नहीं। उसने अपने डर को दबाकर एक मशाल उठाई और गुफा के अंदर जाने का फैसला कर लिया। मशाल की रोशनी में गुफा और भी डरावनी लग रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि वंश का हर कदम जैसे उसका खुद का एक डर बन रहा था। गुफा के अंदर एक अजीब सी गंदी महक थी और दीवारें सड़ी हुई थी। तभी उसके कानों में एक हल्की सी मगर भयानक आवाज़ आई, जैसे कोई चेन खींच रहा हो। वंश ने सोचा और मशाल की रोशनी में आगे बढ़ते हुए देखा कि ये आवाज़ ये कहाँ से आ रही है। गुफा के बीचों बीच एक पुरानी कब्र थी जो जंजीरों से बंधी हुई थी। उस कब्र से वही आवाज़ आ रही थी, एक भयानक अनजानी चीख। वंश का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कब्र के पास गया। मुझे देखना होगा, मुझे समझना होगा। जैसे ही वंश ने कब्र खोली, अंदर का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कब्र के अंदर सुमित्रा देवी थी, लेकिन उनका रूप बिल्कुल बदल चुका था। उनकी आंखें लाल थी और चेहरा एक पिशाचिनी के रूप में बदल गया था। उनके होठों के पास खून था और उनके कंधे पर बड़े बड़े नाखून के निशान थे, जैसे उन्होंने किसी पर हमला किया हो। वंश का दिमाग हिल गया। माँ, ये क्या है? मतलब ये खूनी पिशाच और कोई नहीं, मेरी खुद की माँ है? उसके पैर थरथराने लगे और मशाल उसके हाथ से गिर गई। गुफा के अंधेरे में उसका सच अब उसके सामने था, एक सच जो उसका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला था। वंश अपनी माँ सुमित्रा देवी को पिशाच के रूप में देखकर सन्नी रह गया था। उनकी लाल आंखें और पिशाचिनी रूप उसके विश्वास तोड़ने के लिए काफ़ी था। तभी
उस गुफा के ताबूत से एक तेज़ रोशनी निकली और एक शक्ति ताबूत के अंदर से उठकर खड़ी हो गई। वंश का दिल तेज़ धड़कने लगा। वो शक्ति और कोई नहीं, उसके पिता तमस थे, जो एक पिशाच के रूप में वंश के सामने खड़े हो गए। तमस ने वंश को देखकर एक भयानक मुस्कान दी। डर मत वंश, मैं तुम्हारा पिता हूँ और ये तुम्हारी माँ है, तुम हमारे बेटे हो। लेकिन वंश का दिमाग घूम रहा था। उसने गुस्से और घबराहट में कहा, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मेरी माँ पिशाच नहीं है, पिशाच तो आप है जो मौत का ये सिलसिला ला रहे हैं। तमस एक गहरी हंसी में फूट पड़ा। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ एक सामान्य इंसान है? तुम्हारी माँ तभी पिशाच बन गई थी जब तुम उसके पेट में थे। मैंने उसे तभी पिशाची नहीं बना दिया था जब हम दोनों का आखिरी मिलन हुआ था, और तभी से तुम्हारे अंदर भी पिशाच के बीज बो दिए गए हैं। तुम्हारी शक्तियाँ अभी तक जागरूक नहीं हुई है, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे। वंश के पैर थरथराने लगे। उसने गुस्सा से कहा, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी माँ एक इंसान है और मैं भी। तमस एक बार फिर से हंसा। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, तुम्हारी माँ का हाथ पैकिंग करते वक्त कैसे जल गया था? वो घाव कैसे आया था? क्या तुम्हें पता है वो निशान कैसा था? वंश ने कहा, वो छोटी सी चोट थी, पैकिंग के दौरान उनके हाथ में लग गई थी। तमस ने पूछा, उनके हाथ में तब क्या था? तब वंश ने याद करके बताया, चांदी का बर्तन था। तमस ने अपनी आंखें तेज रोशनी से चमकाते हुए कहा, वही चांदी का स्पर्श जो सिर्फ पिशाच को जलाता है। तुम्हारी माँ का वो घाव एक श्रापित असर का सबूत है। वंश का भरोसा टूट रहा था। तो क्या माँ सच में पिशाच है, लेकिन उन्हें खुद को पता नहीं? ये कैसे हो सकता है? तमस ने एक ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हारी माँ एक पिशाच है, पर उसे ये पता नहीं। उसके अंदर की शक्तियाँ तब जागती हैं जब वो इस जंगल में आती है। वंश ने गुस्से में पूछा, आप अभी सामने क्यों आए हैं? मेरे आने के बाद ही ये मौत का सिलसिला इतना तेज़ क्यों हो गया? तमस ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ तुम्हें कभी यहाँ नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि तुम्हारे अंदर भी पिशाच जाग जाएगा। लेकिन अब जब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हारे आने से उसका असर और बढ़ गया है। जो मौत पहले हर महीने या 2 महीने होती थी, वो अब हर 1 या 2 दिन में होने लगी है। वंश अब और भी शंका से भर गया था। उसने पूछा, पर माँ यहाँ पहले भी आती थी, तब भी मौतें होती थी, लेकिन रोज़ क्यों नहीं? तमस ने अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, हाँ, वो यहाँ आती थी और हर बार किसी न किसी की मौत होती थी। तुम गाँव वालों से पूछ लो, उन्होंने हर महीने एक लाश दी जब तुम्हारी माँ भैरवगढ़ में आई। अब वंश को पता चल गया था कि श्राप सिर्फ तमस का नहीं, बल्कि सुमित्रा देवी और उसके खुद के खून में भी था। उसके दिल में एक भयानक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं भी पिशाच बनने वाला हूँ? तमस ने अपनी आंखों से एक भयानक रोशनी छोड़ते हुए कहा, तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ जागृत होने में अब ज़्यादा देर नहीं है। तुम्हारा सफ़र यहीं से शुरू होता है। अब ये श्राप तुम्हारा है वंश। वंश का दिमाग एक भयानक सच के साथ घूम गया। माँ पिशाच है और मैं भी। उसी वक्त गाँव वाले पुजारी के साथ उस श्रापित गुफा में घुस गए। उस रात अंदर का नज़ारा देखते ही उनके होश उड़ गए थे। तमस वहाँ खड़ा था, कमज़ोर लेकिन अब भी एक पिशाच के रूप में, और सुमित्रा देवी अपनी कमरे में लेटी हुई थी, एक पिशाचिनी के रूप में तब्दील हो चुकी थी। गांव वाले समझ गए कि जो सच उन्होंने हमेशा सुना था वो सामने खड़ा था, वो भी पिशाच था। वंश, जो अब तक सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था, गांव वालों के गुस्से का शिकार बन गया। और तभी पीठ के पीछे से पुजारी ने अपने त्रिशूल को तमस के सीने में घुसा दिया। तमस मर तो नहीं सका, लेकिन उसकी शक्तियाँ अब ना के बराबर हो चुकी थी। वंश ने चिल्लाकर रोका, मेरे पिता और माँ को ऐसे बंद मत करो, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। पुजारी ने वंश से कहा, बेटा तुम इंसान हो, लेकिन ये पिशाच तुम्हें भी मार देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वंश के सामने ही गुफा को मंत्र तंत्र के साथ बंद कर दिया गया और सुमित्रा और तमस दोनों पिशाच हमेशा के लिए बंद हो गए। वंश उस रात पूरे जंगल में चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं बदला। गुफा अब एक श्रापित स्थान बन चुकी थी। वंश ने बार बार गुफा को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा हिलता तक नहीं था। दुख और अकेलेपन के बोझ ने वंश को तोड़ दिया और उसने अपनी हवेली में आत्महत्या कर ली। उस रात के बाद पूरा परिवार खत्म हो चुका था। 1 साल बीत चुका था उस रात को, जब वंश ने अपनी माँ सुमित्रा देवी और पिता तमस को हमेशा के लिए खो दिया था। 1 साल तक गांव शांत था। जंगल से आने वाली अजीब आवाज़ें बंद हो चुकी थी और मौत का सिलसिला भी रुक गया था। गांव वाले समझने लगे थे कि पिशाच अब खत्म हो चुके हैं और उनकी ज़िंदगी वापस सामान्य हो गई थी। लेकिन 1 साल के बाद ठीक कार्तिक पूर्णिमा की वही रात फिर आई और सारा गांव एक नए खौफ में डूब गया। जंगल के पास एक गांव वाले को एक लाश मिली।
उसका चेहरा डर के मारे टेढ़ा हो चुका था और उसके शरीर पर गहरे पंजे के निशान थे, जैसे किसी दरिंदे ने उसे मारा हो। गांव वाला फुसफुसाने लगा, तमस और सुमित्रा को तो हमने गुफा में बंद कर दिया है। वंश मर चुका है, तो ये कौन है जो मार रहा है? कहीं वापस पिशाच तो नहीं आ गए? लेकिन मौत का सिलसिला अब नहीं रुकने वाला था। हर रात किसी न किसी गांव वाले की लाश मिलती थी। एक अजीब सा साया जंगल और गांव के आसपास घूमता महसूस होता और लोगों के दिल में एक ही सवाल था, आखिर ये हो क्या रहा है? गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि जो मौत 1 साल पहले खत्म हो गई थी वो फिर शुरू कैसे हो गई। धीरे धीरे हर इंसान ने जंगल के पास जाना बंद कर दिया। एक एक करके लोग गांव छोड़कर चले गए और अंत में पूरा गांव ही खाली हो गया। जो जंगल के भी लोगों के लिए सिर्फ एक डरावनी जगह था, अब वो मौत का घर बन चुका था। लेकिन असली सच जंगल के घने अंधेरे में छुपा था। एक नई पिशाची शक्ति अब जंगल में जाग चुकी थी। वंश, जिसने 1 साल पहले आत्महत्या की थी, अब जंगल के अंधकार में एक नई पिशाच शक्ति के रूप में जिंदा था। और जो मौतें हो रही थी वो वंश ही कर रहा था। उसका शरीर खत्म हो चुका था, लेकिन उसका पिशाच रूप उसके अंदर अब भी जिंदा था। उस रात कार्तिक पूर्णिमा की रोशनी के नीचे गुफा खुद ब खुद खुल गई। तमस और सुमित्रा, जो 1 साल तक कब्र में थे, अब वापस उठ खड़े हो गए। वंश एक पिशाच के रूप में जंगल की गहराइयों में से सामने आया। जंगल अब सिर्फ एक मामूली जगह नहीं था, ये पिशाचों का राज बन चुका था, जहां इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि भैरवगढ़ का ये जंगल अब पिशाचों का जंगल बन चुका है, जो इंतजार करता है एक नए शिकार का। विरासत अक्सर हमारे बच्चों तक सीमित मानी जाती है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ खून से ही शक्तियाँ या कमज़ोरियाँ हमें मिलती है? जो लोग हमारे साथ समय बिताते हैं, उनका प्रभाव हमारे व्यवहार, सोच और शक्तियों पर गहरा छाप छोड़ता है। कहते हैं कि इंसान अपने आसपास के लोगों का प्रतिबिंब होता है, और अगर हम किसी के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो उनके विचार, स्वभाव और कभी कभी उनकी शक्तियाँ भी हमें प्रभावित करती हैं। ये संग का प्रभाव है जो हमें उन लोगों के रूप और सोच का एक हिस्सा बनाता है, चाहे हम उनसे वंशज हो या ना हो। इसी तरह शक्तियाँ सिर्फ खून से नहीं, संग से भी विरासत में मिल सकती हैं, जो हमें धीरे धीरे उस व्यक्ति का प्रतिबिंब बनाती हैं जिनके साथ हम रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।